हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का सारंग गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं गौरव सिन्हा, आपका केमिस्ट्री टीचर। पिछले 3 वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है क्लास 12th का 3rd चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे आज चौथे लेक्चर में, जो कि हमारा नॉस्ट इक्वेशन है। और नॉस्ट इक्वेशन भी रिलेटेड है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही। और हम लोग गैल्वेनिक सेल में पिछले जो टॉपिक में स्टडी किया था, गैल्वेनिक सेल को स्टैंडर्ड स्टेट पे कैलकुलेट करने का, इस इक्वेशन के थ्रू हम लोग आज बात करने वाले हैं कि अगर स्टैंडर्ड स्टेट नहीं हुआ तो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग सेल पोटेंशियल को कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो इसके लिए हम लोगों ने नॉस्ट ने एक इक्वेशन दिया था जिसको हम लोग नॉस्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। ये करता क्या है कि फ्रॉम थर्मोडायनेमिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे काम करता है, यानी कि थर्मोडायनेमिक थ्योरी को कनेक्ट करता है किससे, सेल पोटेंशियल को डिटरमाइन करने के लिए, यानी कि सेल विभव को निर्धारित करने के लिए। तो आइए हम लोग इसमें देखते हैं आगे हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड स्टेट पे हमने अभी तक सेल पोटेंशियल निकाला था। स्टैंडर्ड स्टेट पे हमने सेल पोटेंशियल जो निकाला था उसके लिए फॉर्मूला हमने डिस्कस किया था कि ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड था। ठीक है। अब स्टैंडर्ड स्टेट पे अगर नॉन स्टैंडर्ड स्टेट होगा तो क्या होगा, उसके पहले हम लोग स्टैंडर्ड स्टेट को समझ लेते हैं। स्टैंडर्ड स्टेट में क्या कंडीशन था कि कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रण जो था उसका मोलरिटी 1 होना चाहिए था। जो टेम्परेचर होना चाहिए था वो 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज 298 केल्विन, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था। और जो प्रेशर है वो 1 atm होना चाहिए था या 1 बार होना चाहिए था। बार में ही आप लोग याद रखेंगे कि 1 बार प्रेशर होना चाहिए था स्टैंडर्ड स्टेट में। ये 3 कंडीशन के बाद जो हमने रिडक्शन पोटेंशियल का टेबल समझाया है आपको पिछले वीडियो में, आप जाके देख लेंगे। वहाँ एनसीईआरटी में एक टेबल दिया हुआ है रिडक्शन पोटेंशियल के अलग अलग एलिमेंट के लिए, और वो स्टैंडर्ड स्टेट पे टेबल डिटरमाइन किया हुआ है। लेकिन अगर हम किसी भी स्टेट में सेल पोटेंशियल को निकालें तो उसके लिए हमारे पास कोई इक्वेशन इसके पहले नहीं था। तो नॉस्ट ने एक इक्वेशन दिया जिसको हम लोग नॉस्ट इक्वेशन के नाम से जानते हैं। तो नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में क्या है कि ये रियल वर्ल्ड कंडीशन है, यानी कि ऐसा कोई फिक्स हमारे पास कोई स्टेट नहीं है। किसी भी स्टेट में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। कंसंट्रेशन जो है वो फिक्स नहीं है कि मोलरिटी उसका 1 होना चाहिए। इसके बाद टेम्परेचर भी इसका कोई फिक्स नहीं है, ना ही प्रेशर इसका फिक्स होता है। यानी किसी भी कंडीशन में जब हम लोग स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालते हैं तो उस इक्वेशन को हम लोग नॉस्ट इक्वेशन में इंक्लूड करते हैं। आगे हम लोग देखें तो नॉस्ट इक्वेशन एक्चुअली कैसे फॉर्मेशन इसका हुआ, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो द थर्मोडायनेमिक ब्रिज, ऊष्मागतिकी सेतु जो है वो कैसे देख रहा है, तो एनर्जी टू वोल्टेज गियर सिस्टम एक बनाया गया है। अब यहाँ फ्री एनर्जी है। फ्री एनर्जी का जो बात है वो हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में डिस्कस किया था क्लास 11th के 6th चैप्टर में थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है। यहाँ हमने ये स्टेटमेंट पढ़ा था कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE सेल। ई का मतलब EMF ऑफ द सेल, हम लोग ई सेल भी इसको लिख सकते हैं। E इज इक्वल टू क्या है, सेल पोटेंशियल है। ये इक्वेशन आपको याद रखना है। ठीक है। तो केमिकल एनर्जी ट्रांसलेट्स डायरेक्टली टू इलेक्ट्रिकल वर्क में कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसके बारे में इस इक्वेशन से हम लोगों को आइडिया मिलता है, माइनस NFE सेल से। आगे हम लोग देखें तो सेतु का विश्लेषण अगर हम करें, जो ब्रिज है उसका हम लोग डीकंस्ट्रक्शन अगर करते हैं तो देखते हैं कि ये वैल्यू कैसे आ रहा है और कैसे फॉर्मूला बनाने में हेल्प कर रहा है। अभी हमने देखा कि डेल्टा जी यानी कि चेंज इन गिब्स एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी में जो चेंज होता है डेल्टा जी होता है किसी भी कंडीशन में, ये ध्यान रखना है। यहाँ अगर 0 लग जाता तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड स्टेट में होता, लेकिन अभी 0 लगा हुआ नहीं है, यानी नॉन स्टैंडर्ड स्टेट है। किसी भी स्टेट में हम इसको बता सकते हैं। तो यहाँ
माइनस NFE। अब एक एक इसके कंपोनेंट को समझते हैं। डेल्टा जी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है, यानी कि गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। यहाँ n जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड किसमें, मोल में, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, यानी कि पूरे प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन कितना मोल ट्रांसफर हो रहा है, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं। इसके बाद F जो है, F है फैराडे कांस्टेंट। फैराडे का जो कांस्टेंट है 96487, जिसको हम लोग अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग हम लोग 96500 कूलम लिख देते हैं, 96500 कूलम लिख देते हैं, लेकिन रियल वैल्यू क्या है, 96487 कूलम होता है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो E जो है वो क्या है, सेल पोटेंशियल है। फॉर्मूला फिर से एक बार याद रखिएगा कि डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NFE होता है, माइनस NFE, जहां N इज इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड, F जो है वो फैराडेज कांस्टेंट है, और E जो है वो EMF ऑफ द सेल है या सेल पोटेंशियल है, और डेल्टा जी क्या है, तो डेल्टा जी जो है वो है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। क्लियर। आगे हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं। तो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, अब हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, अब सारे पॉइंट्स को हम लोग कनेक्ट करते हैं। एक हमने ये इक्वेशन देखा था, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस RT ln Q। Q क्या है, रिएक्शन कोसेंट है, ln क्या है, नेचुरल लॉग है, R है गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और T है टेम्परेचर, और डेल्टा जी जो है वो गिब्स फ्री एनर्जी है एट स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट जब बोलेंगे तो आप समझ लीजिएगा कि जो टेम्परेचर है वो होना चाहिए 298 केल्विन, प्रेशर जो है वो 1 बार होना चाहिए, और कंसंट्रेशन 1 m होना चाहिए। क्लियर है। इसमें हम लोग देखते हैं कि फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स द फ्री एनर्जी एट एनी मोमेंट रिलेट्स टू द स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी एंड द रिएक्शन कोसेंट। Q को हम लोग रिएक्शन कोसेंट बोलते हैं, यानी कि ऊष्मागतिकी से किसी भी क्षण मुक्त ऊर्जा मानक मुक्त ऊर्जा और अभिक्रिया भागफल से संबंधित होती है। कैसे होगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ अब ये ध्यान देना है कि कौन क्या क्या है। तो R है जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सार्वभौमिक गैस नियतांक जिसका वैल्यू होता है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर मोल पर केल्विन 8.314 वैल्यू याद रखना है, ये बार बार इसका जरूरत पड़ेगा जब हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे। T जो है वो टेम्परेचर है, जिसका वैल्यू किस में होना चाहिए, डिग्री सेल्सियस में नहीं, केल्विन में होना चाहिए। यूनिट हमेशा ध्यान रखना है कि ये केल्विन में होगा। और Q जो है वो रिएक्शन कोसेंट है, अभिक्रिया भागफल। कोसेंट को क्या बोलते हैं, अभिक्रिया भागफल, जिसका मतलब क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि जो अभिक्रिया में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन होगा उससे हम लोग भाग लगाएंगे, किससे, तो रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक के सांद्रण से हम लोग भाग लगाते हैं। तो हम लोगों का Q क्या निकल जाता है, Q निकल जाता है। आगे हम लोग देखते हैं यहां पे, तो अब सब्स्टिट्यूशन की बात आती है। हम लोगों ने कई तरह के अभी फॉर्मूला को देख लिया है, अब सब्स्टिट्यूशन की बात आ रही है। डेल्टा जी इज इक्वल टू हमने अभी देखा था पीछे कि माइनस NFE होता है, तो यहां से हमने ये वैल्यू रख दिया। जब ये स्टैंडर्ड स्टेट पे जाएगा डेल्टा जी, तो अगर डेल्टा जी नॉट हो जाएगा तो ये माइनस NF, चूंकि N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यहाँ स्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है। F जो है वो आपका फैराडे कांस्टेंट है, तो इसको भी स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड से कोई मतलब नहीं है। और E जो है, E नॉट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो सेल पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड से इसको मतलब रहता है, अलग अलग वैल्यू देगा। वही तो हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि स्टैंडर्ड स्टेट में अगर ये वैल्यू है तो नॉन स्टैंडर्ड में क्या होगा। अब हम लोगों ने देखा कि जब इसका वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो हमारे पास एक नया इक्वेशन आ रहा है, माइनस NFE इज इक्वल टू माइनस NFE नॉट प्लस RT ln QC भी बोलते हैं या RT ln Q भी बोलते हैं।
आप कहीं कहीं देखिएगा तो QC भी लिखा रहेगा बुक में, तो घबराना नहीं है। वो क्या है, रिएक्शन कोसेंट के नाम से ही उसको जानते हैं। तो जब हम इसको इस तरह से वैल्यू रखेंगे तो अगले स्टेप में देखेंगे कि वैल्यू में कॉमन क्या क्या आ रहा है, इस पर देखेंगे हम लोग। तो सब्स्टिट्यूट्स द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट फॉर द बोथ स्टैंडर्ड एंड नॉन स्टैंडर्ड स्टेट। जब हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं, इस फॉर्मूला पर रखते हैं, तो वैल्यू हमारे पास ये निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखें तो यहां पे अगले स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगले स्टेप में यहां NF कॉमन है, कट जाएगा। RT को हम लोग अगर NF दोनों साइड अगर NF को कटाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, RT बाई NF करना पड़ेगा। तो जब हम RT बाई NF करेंगे तभी तो NF से यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों में NF कट जाएगा और नीचे NF बच जाएगा। तो हमारा इक्वेशन जो है, जो ये पूरे इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं NF से, तो हमारा एक नया रिजल्ट सामने आ रहा है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF ln Q। ln फिर से एक बार बता रहे हैं कि यहाँ E जो है वो सेल पोटेंशियल एट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट, E नॉट इज इक्वल टू सेल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड स्टेट, R जो है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है, T जो है वो टेम्परेचर है, N जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, यानी कि कितना मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है उसके बारे में बताएगा, और F जो है वो फैराडेज कांस्टेंट है, Ln जो है यहाँ नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग, इसके बारे में भी डिस्कशन होगा कैसे इसको हम लोग log टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो क्या होता है। Q माने रिएक्शन कोसेंट, इसका मतलब क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब इन सारे वैल्यूज को हमने अब यहां हम लोग देखते हैं कि पहले हमने अभी नेचुरल लॉग की बात की थी, तो नेचुरल लॉग में क्या हो रहा है कि द लॉगरिदमिक कन्वर्जन अगर हम लोग देख लेते हैं तो ये है ln x, यानी इसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल लॉगरिदम, यानी प्राकृतिक लॉगरिदम जो है उसमें चेंज क्या करना है, log टू द बेस 10 लगाना है। ये है log टू द बेस 10, इसको जैसे ही हम चेंज करेंगे तो एक नंबर लगाते हैं 2.303। आपको ये वैल्यू याद रखना है, ये तो बेसिक वैल्यू है, अगर हम चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी बताया जाएगा कि नेचुरल लॉग से log टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो एक कांस्टेंट नंबर लगेगा 2.303, ठीक है ना। तो 2.303 लगा देंगे, log टू द बेस हो जाएगा 10 और x का वैल्यू निकल जाएगा। क्यों log टू द बेस 10 में चेंज करते हैं, इसके पीछे कारण ये है कि जब आप अपने NCERT के बुक को, क्लास 12 के NCERT बुक को आप पीछे पलट के देखिएगा तो वहाँ लॉग टेबल दिया हुआ है, ठीक ना, लघु गणक, ठीक है, उसके बाद एंटी लॉग और एंटी लॉग का टेबल दिया हुआ है, एंटी लॉगरिदम का टेबल दिया हुआ है, लॉग का टेबल दिया हुआ है, और वो जो टेबल दिया हुआ है वो लॉग का टेबल जो है वो log टू द बेस 10 का ही है। तो आपके पास मान लीजिए कि टेबल नहीं है और log का बेस दूसरा ले लिया जाए तो कैसे आप क्वेश्चन बनाएंगे। तो क्वेश्चन को बनाने के लिए और बात को समझाने के लिए ठीक से क्या किया जाता है कि नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में चेंज किया जाता है और एक कांस्टेंट नंबर लगाया जाता है 2.303। अब यहाँ फॉर्मूला हमारे पास था E इज इक्वल टू E नॉट माइनस RT बाई NF log ln Q था, अब ये क्या हो गया, log Q हो गया, क्योंकि अब ln के बदले में, यहाँ आप ध्यान देंगे ln के बदले में अब ये क्या हो गया, log हो गया, लेकिन डिफरेंस क्या है, तो एक नंबर लगा है 2.303। अब ये log का मतलब क्या है, ln को आप समझिएगा, यहाँ ln का मतलब होता है log टू द बेस E, लेकिन अगर हम log जहां लिखेंगे इसका मतलब आप समझ लीजिएगा कि log इज इक्वल टू हो गया log टू द बेस 10। ln का मतलब होता है log टू द बेस E नेचुरल log का, और log लिख दिया जाए तो समझ लीजिएगा कि log टू द बेस 10 है वहां,
बात समझ में आ रहा है? तो log टू द बेस ई को यानी नेचुरल लॉग को log टू द बेस 10 में चेंज करेंगे तो एक नंबर लगाएंगे 2.303। इसके बारे में भी यहाँ दिया हुआ है कि फॉर प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस वी कन्वर्ट द नेचुरल लॉगरिथम ln टू बेस 10 log बाई मल्टीप्लाइंग बाई 2.303। यानी कि व्यवहारिक गणनाओं के लिए, अब व्यवहारिक गणना का मतलब भी अभी बता दिए हैं कि एनसीईआरटी में आपको व्यवहारिक गणना करने के लिए ये कुछ आपके log टू द बेस 10 का ही टेबल है। तो आपको अगर कैलकुलेशन करना है, सीखना है, तो उसके लिए उसी टेबल का हेल्प लेना होगा, और जब हम उसी टेबल का हेल्प लेंगे तो हमको उसमें वैल्यू भी चाहिए, इसलिए log टू द बेस 10 में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। अब देखते हैं यहां कि हमारे पास अभी वैल्यू क्या था। तो हमने अभी देखा था E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log Q। यही हमने अभी नॉस्ट इक्वेशन में देखा था, यही हमारा नॉस्ट इक्वेशन भी है, ये बात आप समझ लीजिए। इसी को हम लोग अगर लिखें तो कैसे लिखते हैं, E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT बाई NF log concentration of प्रोडक्ट बाई कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको ये बात तो समझ में आ रहा होगा कि प्रोडक्ट मतलब प्रतिफल और रिएक्टेंट का मतलब अभिकारक, उसका सांद्रण। इस ब्रैकेट का मतलब होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन वो भी किस में चाहिए, इन मोलर कंसंट्रेशन चाहिए, जिसको हम लोग मोलरिटी बोलते हैं, ठीक ना। तो सांद्रण हमारा मोलरिटी के हिसाब से अकॉर्डिंग से हम लोगों को चाहिए। अब हम लोग क्या करते हैं कि R का वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, टेम्परेचर 298 केल्विन अगर गिवन है, अगर 298 केल्विन टेम्परेचर पर हम लोग इसको सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो देखते हैं फैराडे का वैल्यू और फैक्टर जो हमने 2.303 लिया था, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, और n का वैल्यू, n तो नहीं होगा, n तो वो रिएक्शन से हम लोग निकालेंगे, और इसका वैल्यू, ये चारों का वैल्यू जब हम लोग एक बकेट में डालेंगे यानी 2.303 R इंटू टी बाई एफ, तो एक वैल्यू निकल के आएगा 0.0591। ठीक है, 0.0591 एक वैल्यू निकल के आएगा। तो अब जैसे ही ये वैल्यू निकल के आएगा, हमारे पास जो नॉस्ट इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, तो ये लिखेंगे एट 298 केल्विन पर। ये जो इक्वेशन आएगा वो किस पे, किस टेम्परेचर पे आएगा, 298 केल्विन पर। आप देख लीजिए, तो E नॉट माइनस 0.0591 बाई N log concentration of product अपॉन concentration of रिएक्टेंट। ठीक ना। तो ये हमारा अब एक नया नॉस्ट इक्वेशन आ गया, जिसके लिए क्या कंडीशन है कि टेम्परेचर हमारे पास क्या होना चाहिए, 298 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। अगर किसी भी टेम्परेचर पे हमको बनाना है तो हम लोग इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर 298 केल्विन क्वेश्चन में टेम्परेचर दे दिया है तो उतना मेहनत नहीं करना है, इसको सिंप्लीफाई करके ऑलरेडी एक वैल्यू निकाल दिया गया 0.0591। तो इसके बेस पे हम लोग नॉस्ट इक्वेशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हमने अभी देख लिया है कि हमारे पास ये वैल्यू आ रहा है सामने, तो द सिंप्लीफाइड नॉस्ट इक्वेशन एट 298 केल्विन पर ये 0.059, ये पूरा इक्वेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ये हमारा प्राइमरी टूल होगा। ज़्यादातर जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो इन मैक्सिमम क्वेश्चन में टेम्परेचर आपका 298 ही दिया रहता है। रीज़न इसके पीछे ये है कि अगर टेम्परेचर नहीं दिया रहेगा तो आपका कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हैक्टिक हो जाएगा, ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो कैलकुलेशन बढ़ेगा तो आपको टाइम ज़्यादा लगने वाला है। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो क्वेश्चन दिया जाता है नॉस्ट इक्वेशन का, नॉस्ट इक्वेशन के बेस पे जब हम लोग सेल पोटेंशियल यानी कि सेल विभव निकालते हैं
तो टेम्परेचर 298 केल्विन पहले ही दे दिया जाता है। तो आसान हो गया ना कि 0.0591 वैल्यू रखना है और हम लोगों को प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बाई रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन अपॉन n करके और उसका लॉग निकाल के और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में यानी कि किसी भी स्टेट में हम लोग ई सेल का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम लोग एप्लीकेशन देखते हैं कि ये कैसे काम करेगा, ठीक ना। तो एक हमारे पास सेल है CuAg सेल, उसका EMF हम लोगों को निकालना है। EMF मतलब आप समझ लीजिएगा ई सेल, और ई सेल मतलब ई निकालना है, ठीक। तो कैलकुलेट द EMF ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। Cu जो है वो Cu2 प्लस में आ रहा है, Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन 0.130 m है। Ag प्लस आ गया किसमें, Ag में। यहाँ पे गिवन क्या क्या है कि स्टैंडर्ड स्टेट में आप देखिएगा तो जब Cu2 प्लस Cu में आता है तो वैल्यू इसका सेल पोटेंशियल का ये है, और Ag जब आता है तो सेल पोटेंशियल ये है। अब यहाँ कुछ लॉजिकल स्टेप्स हैं। सबसे पहला जो स्टेप होगा कि हमको निकालना क्या है, तो स्टैंडर्ड स्टेट पे निकालना है ई सेल, और ई सेल निकालने के लिए हमको चाहिए ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अभी तक जितना पढ़ाए हैं उसका समरी है। यही एप्लीकेशन आप अगर सीख जाएंगे तो क्वेश्चन आपसे बनने लगेगा, नहीं सीखेंगे तो आपसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। हमने जो भी पढ़ा आपको सिंपल सा नॉस्ट इक्वेशन याद रखना था, इसके बाद इसका एप्लीकेशन हम लोगों को सीखना है। तो आइए इसको हम लोग 3 स्टेप में देखते हैं। लेकिन सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ई कैथोड माइनस ई एनोड निकालना है। तो यानी कि अगर ये सेल रिएक्शन दिया हुआ है, इस रिएक्शन को हम लोग पता है क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेल रिएक्शन। यानी कि जो सेल अभिक्रिया है इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं। इसमें क्या है कि आपको ये बता दें कि जो लेफ्ट साइड है, ध्यान दीजिएगा, ये है सॉल्ट ब्रिज, यहाँ 2 जो स्लैश बना हुआ है ये सॉल्ट ब्रिज है। लेफ्ट साइड जो होता है सेल में, लेफ्ट साइड क्या होता है आप याद करिए, लेफ्ट जो होता है वो एनोड होता है, और जो राइट साइड है, राइट साइड में क्या होता है, कैथोड है, ठीक ना। तो कैथोड और एनोड। अब यहाँ क्लियर हो गया कि ये जो है वैल्यू हमारा रिडक्शन का दिया हुआ है किसके लिए, तो ये चला जाएगा एनोड पर और ये चला जाएगा कैथोड पर। तो हम ये ध्यान दीजिएगा 0.80 में से 0.34 अगर माइनस करेंगे तो रिजल्ट हमारा पॉजिटिव में आएगा। और हमने पिछले वीडियो में बताया है कि सेल पोटेंशियल अगर आपका नेगेटिव में आ रहा है इसका मतलब आपने कहीं ना कहीं गलती किया है एनोड और कैथोड के सिलेक्शन में। तो अगला स्टेप हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हो गया हमारा ई कैथोड माइनस ई एनोड। अभी जो हमने बताया था कि कैथोड माइनस एनोड करेंगे तो कैथोड पर क्या गया, Ag गया, और एनोड पर क्या गया, Cu गया। तो इसका वैल्यू दिया हुआ था क्वेश्चन में, माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आया, ई नॉट सेल इज इक्वल टू आ गया 0.46 वोल्ट। तो आइडेंटिफाई कैथोड हायर रिडक्शन पोटेंशियल एंड एनोड जो होगा वो क्या करेंगे, हमारा जो लो जो रिडक्शन पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, यानी कि माइनस के तरफ अगर जाएगा तो वो क्या होगा, एनोड हो जाएगा, और जो ज्यादा होगा वो कहाँ जाएगा, कैथोड में। तो कैथोड में Cu के Ag जाने के पीछे लॉजिक ये है कि ये हायर है प्लस में, और ये भी प्लस में था लेकिन कम प्लस में था, इसके रेस्पेक्ट में ये कम वैल्यू है। तो जो वैल्यू कम होगा, प्लस में ही कम होगा या माइनस में होगा, वो एनोड पर जाएगा, और जो प्लस में होगा या ज्यादा होगा वो जाएगा कैथोड पर। ये आइडेंटिफाई करने का तरीका होता है। इसके बाद हम लोग अगले स्टेप में देखते हैं कि ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। स्टेप नंबर 2 में देखते हैं कि सेल रिएक्शन एंड इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे। तो Cu जो है वो Cu2 प्लस में आया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है तभी तो एनोड पर है। तो ये कितना इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन, और 2Ag जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है तो इसको 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी करना पड़ेगा।
तो यहाँ जो हमारा n का वैल्यू है वो n का वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड कितना आएगा, 2 आएगा। क्लियर, एक बार ठीक से देख लीजिए कैसे 2 आया, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें हो रहा है, 2 ये लॉस कर रहा है और कैथोड में जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया जा रहा है। ठीक है, तो हम लोगों को n में क्या करना पड़ेगा, n ये क्लियर हो गया कि नोट द कोएफिशिएंट 2 फॉर द सिल्वर, इट बिकम्स एन एक्सपोनेंट इन द इक्वेशन। अब ये क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। देखिए ये हम एक बात आप लोगों को बता देते हैं कि क्लास 12th में बच्चे जो हैं वो सोचते हैं कि क्लास 12th का अगर हम क्लास करेंगे तो हमारा काम आसानी से चल जाएगा और हम वहाँ जाकर सब कुछ सीख लेंगे, लेकिन रियल जो बात है, जो फैक्ट है वो है कि अगर आपका 11th अच्छे से नहीं हुआ है तो आप 12th में बहुत बेहतर करने के लिए आपको 11th फिर से जाके बैक पढ़ना पड़ेगा। अगर आप रियल में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से स्टार्ट होगा, तो कई सारे पॉइंट्स जो हैं हम लोग चाह के भी उसको डील नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक एक स्टेप का जो डिस्कशन है वो क्लास 11th में ऑलरेडी किया हुआ है। ठीक ना, तो इस तरह से क्लास बहुत लंबा हो जाएगा और कई सारे लेक्चर्स बनने लगेंगे। जब हम लोग स्कूल में पढ़ाते हैं तो यही देखते हैं कि बच्चे जो है उनको समझ में नहीं आता है। समझ में नहीं आने के पीछे कारण क्या है कि क्लास 12th में तो वो आ जाता है, लेकिन क्लास 11th में उनकी पढ़ाई हुई नहीं है, या उन्होंने जहाँ से भी पढ़ाई किया है उस तरह का बेसिक उनको बताया नहीं गया है। और जब बेसिक नहीं बताया गया है और यहाँ सीधा उसका एप्लीकेशन पढ़ना है तो उनको आते दिक्कत होने लगता है। तो क्लास में, स्कूल में हम लोग जब पढ़ाते हैं तो हम लोगों का जो क्लास जो होता है वो लंबा भी हो जाता है और चैप्टर जो है वो बहुत टाइम लगता है ख़त्म होने में। ठीक ना, तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया कि n का वैल्यू हमारे पास 2 है। अगले स्टेप में देखते हैं जो हमारा फाइनल स्टेप है, तो फाइनल स्टेप में हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। तो हमारे पास n का वैल्यू मिल चुका है, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, हमारे पास सेल रिएक्शन भी था। सेल रिएक्शन क्या था, तो सेल रिएक्शन था जैसे Cu चला गया किसमें, Cu2+ में आफ्टर डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हमने देखा 2Ag, सॉरी यहाँ हम लोग देखते हैं पहले फिर से, Cu जो है वो आया Cu2+ में आफ्टर डोनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2Ag+ आफ्टर गेनिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ये आ जाता है 2Ag में। ठीक है, तो इन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो जब हम ऐड करेंगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को जब हम ऐड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, तो Cu+ 2Ag+ ये चला जा रहा है किसमें, Cu+2+ प्लस 2Ag में। 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, 2 इलेक्ट्रॉन इस साइड है, जब हम सम करेंगे तो दोनों तरफ बराबर है, कट जाएगा, माइनस होकर खत्म। तो ये हमारे पास अब ये आ गया, ये जो टर्म है वो क्या है, रिएक्टेंट है, और ये जो टर्म है हमारे पास प्रोडक्ट है। देखिए 3 स्टेप में हमने डिस्कस किया था, लेकिन ये कई स्टेप में आपको बताना पड़ेगा, यही तो बेसिक सीखना है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कॉपर है वो सॉलिड स्टेट में है और यहाँ जो सिल्वर बनेगा वो सॉलिड स्टेट में बनेगा। तो सॉलिड स्टेट का कंसंट्रेशन हम लोग कंसीडर नहीं करते, ठीक ना, क्योंकि वो एक्टिव मास उसका हमेशा 1 रहेगा। जो रिएक्टेंट में था वही प्रोडक्ट में है, उसके मास में कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग एक्टिव मास में यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन में हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं। तो यहाँ देखिए, तो प्रोडक्ट में यहाँ से क्या निकल के आ रहा है, Cu2+ आ रहा है। तो देखिए प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+। अब आप देखेंगे रिएक्टेंट साइड में क्या निकल के आ रहा है, तो रिएक्टेंट साइड में आपका निकल के आ रहा है 2Ag+। ठीक ना, तो जब हम लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को लिखते हैं या रिएक्शन कोसेंट को लिखते हैं, तो वहाँ जो कोफिशिएंट होता है वो पावर में आ जाता है। ठीक ना,
तो जब ये पावर में आ जाता है तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस डिवाइडेड बाई कंसंट्रेशन ऑफ Ag प्लस का पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए Ag प्लस का जब हम लोग स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट अगर निकालेंगे तो क्या दिया हुआ है, 2 दिया है, तो वो क्या कहाँ चला जाता है, पावर में चला जाता है। किसके अकॉर्डिंग, तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग, जो इक्विलिब्रियम में क्लास 11th के 7th चैप्टर में डिस्कस किया गया है। हम आपसे ये बात जो बता रहे हैं यही फैक्ट है। अगर आपको बहुत बेहतर पढ़ना है तो आपको 11th पढ़ना पड़ेगा। डायरेक्ट अगर आप आके 12th में जंप करेंगे तो आपके साथ 90%, आप बहुत मेहनती हैं तो 90% आप अचीव कर सकते हैं। अगर आपका 11th बहुत बेहतर है तो आप 100% कंसेप्ट को अचीव कर पाएंगे और लर्न कर पाएंगे। तो यहाँ हम लोग देखते हैं अब कि हमारे पास E0 सेल का वैल्यू मिल गया, N का वैल्यू मिला हुआ है, और ये हमारे पास 2.303 RT बाई F का वैल्यू 0.0591 है, और प्रोडक्ट बाई रिएक्टेंट का वैल्यू ये है। क्लियर हो गया। अब वैल्यू को रखना है। आप जब इक्वेशन अभी देखा था आपने, इक्वेशन में आपको ऑलरेडी दे दिया गया था। आप देखेंगे यहाँ डेटा हम लोग देखें तो इक्वेशन में हमारा देखिए Cu2 प्लस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है और Ag प्लस का कंसंट्रेशन भी क्या किया गया है, दिया गया। ठीक है, तो अब इसके बेस पे हम लोग देखेंगे जो हमारे पास वैल्यू दिया गया है, हम लोग इसको वैल्यू को रखेंगे और रिजल्ट हमारा आ जाएगा। तो गिवन वैल्यू देखिए, ये क्वेश्चन में गिवन था। जब हम इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 10 के पावर में तो 10 टू द पावर -4 m बोल देंगे। ठीक है, लिख देंगे, बनाने में आसान रहता है। वैल्यू को यहाँ हमने रखा और जब वैल्यू रख दिया तो हमारे पास अब एक नया वैल्यू निकल के आ जाएगा, और ये अब 10 टू द पावर -4 का पावर 2 क्या हो जाएगा। तो आपको पता है कि पावर का जो पावर होता है वो क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो 10 टू द पावर -8 हो जाएगा। अब यहाँ जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकल के आता है इस फ्रैक्शन को सॉल्व करने के बाद 1.3 इंटू 10 टू द पावर 7 आ जाता है, क्योंकि पावर है माइनस में नीचे, हर में है डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसका जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो 10 टू द पावर 8 हो जाएगा। और तब उसको कैलकुलेट करेंगे। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक छोटी सांद्रता का वर्क करने से हर काफ़ी कम हो जाता है, जिससे विशाल लघु गुणकीय भाग फल बनता है। अब ये क्या हो गया कि जो हमारा फ्रैक्शन है, अगर हम छोटा वैल्यू से अगर फ्रैक्शन करते हैं तो जो हमारा मेन जो वैल्यू है वो क्या हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। कहने का मतलब है कि छोटा अगर हर है, डिनोमिनेटर है, और नोमिनेटर अगर उससे बड़ा है, तो होगा क्या कि जितना छोटा अगर डिनोमिनेटर होगा हम लोग डिवाइड करेंगे तो वैल्यू उतना ही बड़ा निकल के आ जाएगा। तो बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। आगे हम लोग आगे देखते हैं, तो आगे देखेंगे तो अब ये फाइनल पॉइंट है। अब ये सब फाइनल पॉइंट में हम लोग क्या देख रहे हैं, ई सेल, इसको सॉल्व हमने किया, और जब हम लॉग का वैल्यू लेंगे तो लॉग जो हमारे पास अभी जो वैल्यू था उसको जब हमने सॉल्व किया तो ये 8.86 वैल्यू निकल के आया, और इसको जब हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो 0.26 आया, और 0.46 ये जो E0 का वैल्यू था हमने माइनस कर दिया, तो ई सेल हमारे पास आ गया 0.20 वोल्ट। तो इस तरह से हम लोग अगर क्वेश्चन मिलता है तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब एक समरी देख लेते हैं इससे रिलेटेड। अभी तक हमने जो पढ़ा है, जो सीखा है, उसका एक छोटा सा समरी है। तो समरी क्या है कि नॉस्ट इक्वेशन का हम लोगों ने एक समरी देखना है। तो हमने सबसे पहले क्या देखा, सबसे पहले देखा कि डेल्टा G माइनस NFE होता है। ठीक है, इसका वैल्यू हमने सॉल्व किया तो RT 2.303 RT बाई F को हमने वैल्यू जब सॉल्व किया तो ये वैल्यू निकल के आया था 0.0591। ठीक है, 298 केल्विन टेम्परेचर था तब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे। अब इसके बाद की क्या है कि एप्लीकेशन स्टाइकोमेट्रिक डायरेक्ट्स द पावर इन Q। ठीक है,
यहाँ हम लोगों को ये सब चीज़ हमने कोशिश किया है कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए, और समझ में आने के साथ एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व भी किया था, ठीक ना। उम्मीद है कि आज का जो क्लास है आप लोगों को बेहतर तरीके से हम समझाने में मदद कर पाए होंगे। और इस वीडियो को आप अगर जहां आपको डाउट लग रहा है आप पीछे जाएंगे, रिवाइंड करेंगे और रिवाइंड करके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और बुक को सामने रखेंगे तो और ज़्यादा बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। अगले वीडियो में हम प्रयास करेंगे कि इस नॉस्ट इक्वेशन से रिलेटेड और गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाए, जिससे काम आपका और आसान हो जाए। बिहार बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके नॉस्ट इक्वेशन से और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से, यानी कि जो स्टैंडर्ड स्टेट में हम लोग सेल पोटेंशियल निकालते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस एकदम आते ही आते हैं। वो चाहे नीट का एग्जाम हो, आपके बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या जेईई का एग्जाम हो, इन सारे एग्जाम्स में इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस आते ही आते हैं। बाकी किसी टॉपिक से आए ना आए, इनसे जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सबको आज का क्लास बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा। मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, तब तक बी हैप्पी, हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।